Welcome once again, dear friends, and today we are going to once again revise the different lessons on in इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स से हम शुरुआत करेंगे और अब से जो मैं श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जो सीरीज होगी, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज़ द कोर फॉर एनी सीबीएसई एग्जामिनेशन और एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो हम एनसीईआरटी के बेस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी से जो उठाए गए क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स बहुत सारी बुक्स पब्लिश करते हैं, और लेकिन ये जो सीरीज है हमारी वो टोटली एनसीईआरटी से ही आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, ध्यान से हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये मुझे फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। The structure of India's present-day economy has its roots steeped in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही डार्क शेड में लिखा हुआ है, द सोल पर्पस of the British colonial rule in India was to reduce the countries to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base। यहाँ से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कई बुक्स में मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ से आप असर्शन और ये रीजन, तो ये दोनों ट्रूथ, दोनों सही है। एंड अंडरस्टैंडिंग of the Indian economy before independence is necessary to know and appreciate the level of economic development achieved during the post-independence period, that is over the last 7.5 decades। तो क्या कहता है कि an understanding of the Indian economy before independence, भारत की इकोनॉमी को आज़ादी से पहले अगर समझना है, नेसेसरी इसके लिए आवश्यक है, टू नो एंड अप्रिसिएट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो आज़ादी के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पीरियड है, मतलब आज़ादी के बाद का जो पीरियड है, उसमें जो आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास हुआ, उसको जब देखेंगे आप, तब आप इंडिपेंडेंस के समय के भारत की इकोनॉमी, प्री इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी, उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये अचीव ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, दैट इज ओवर द लास्ट 7.5 डिकेड्स। अब यहाँ वंस अगेन ये आपको इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, yet the country's economy was also characterized by various kinds of manufacturing activities। तो ये तो केवल मैं इतना ही नहीं कहता हूँ कि ये तो एनसीईआरटी की बात है कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो सो मैनी व्हेन इन्वेडर्स केम। उससे पहले भी भारत जो है एक बहुत ही विकसित, उससे बहुत विकसित अर्थव्यवस्था था, स्पेशली जो गुप्ता पीरियड था, कनिष्का का जो काल था, अशोका काल था, बहुत ही इंडियाज गोल्डन पीरियड वॉज दैट। ओके, तो उसकी चर्चा हमको फिलहाल नहीं करनी है। तो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, एक ये असर्शन है, ट्रूथ है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट पीपल, ये भी सही है। Yet the country's economy was also characterized by various kinds of manufacturing activities। ओके, तो ये सब कुछ सही है, लेकिन इसके साथ ही भारत का जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता था, और इसको इस नाम से बहुत जाना जाता था। जब स्पेशली जब आप देखेंगे कि भारत का व्यापार कहाँ से होता था, ठीक है, रेशम वगैरह का जो व्यापार था, तो मैन्युफैक्चरिंग हब था। और पुराने ज़माने में हर एक सेंटर्स जो बने थे, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बनारस, सूरत, ये सब सारे सेंटर हुआ करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रीडिंग में करने जा रहा हूँ, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, फोकस ऑफ द इकोनॉमिक policies
परसूड बाय colonial government in India. क्या फोकस था उसका? The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के स्थान पर उनकी पॉलिसी का मोटो, ऑब्जेक्टिव, टारगेट क्या था? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, मतलब इंग्लैंड का विकास, इंग्लैंड के उद्योगों को प्रोटेक्शन और प्रमोशन, यही उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड की जो वकालत कुछ लोग करते हैं कि अंग्रेजों ने ये दिया वो दिया, अरे कुछ नहीं दिया, सब अपने लिए किया, कुछ मिल गया हमको ऐसे ही। जिसको वैसे ही सोचो, मैं जिसे बोलता हूँ कभी कभी, किसी को घूंसा मारते रहो, जान मारने के लिए बच गया तो कहो कि हमने मारा था इसलिए मजबूत हो गया, ऐसा ही कुछ है। वो उनका कोई उद्देश्य नहीं था भारत का विकास करना। कुछ उसमें अच्छे लोग थे जिन्होंने नहरों का विकास कर लिया, इसलिए वो भी इसलिए किया कि जब नहरें बनाएंगे उससे उत्पादन होगा तब तो रेवेन्यू उनको मिलेगा। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अंग्रेज हमारे मामा चाचा दादा नहीं थे। Such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy, transforming the country into a supplier of raw material. भारत की इकोनॉमी को उन्होंने क्या बना दिया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और वहाँ से जो माल बनेगा उसका फिनिश जो गुड होगा, वो जो बनेगा माल तैयार होगा इंग्लैंड का, वो यहाँ बेचा जाएगा। मतलब भारत खरीदार और भारत सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल सस्ते में, जब वो मैन्युफैक्चर होगा तो महंगे में भारत को खरीदना पड़ेगा, भारत के लोगों को। डिपेंडेंसी तो अलग से। हुनर मर रहा था, दिन पर दिन हुनर को मारा जा रहा था, स्किल को मारा जा रहा था। वही स्किल मरते 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 भारत के लोग गरीब होते गए, और धीरे धीरे गरीब होते होते जो कास्ट सिस्टम दिखाई देता है वो कास्ट सिस्टम दिखाई देता है यहाँ पर। ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ये सब अंग्रेज काल में इस तरह की व्यवस्थाएं डेवलप हुई थी। और मैक्समूलर एक बहुत ही साधारण किस्म का संस्कृत का ज्ञान करने वाला था, और जो उसने ट्रांसलेशन किया वेदों का, इतना गलत ट्रांसलेशन किया, उसकी मीनिंग को उसने बदल के रख दिया, और उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कास्ट सिस्टम वेदों में वर्णित है, जबकि बिल्कुल गलत है ये। चलिए खैर, द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income. अब भाई ऐसा कर देंगे वो, अच्छा पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, जो इम्पेरियलिज्म पर विश्वास करती थी, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट होती है, जो इम्पेरियलिस्ट जो सरकारें होती हैं, उनका विश्वास क्या होता है कि वो दे वांट टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द अदर कंट्रीज बाय कंट्रोलिंग देम। ओके, उनको डोमिनेट करती हैं वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करती हैं अपने इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये होता है कॉलोनियल गवर्नमेंट का नेचर। तो इसलिए जब इनका नेचर ही ऐसा है तो वो क्यों करेंगे सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम? कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसलिए भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कोई प्रयास नहीं किया भारत के राष्ट्रीय आय, ये नेशनल इनकम क्या होता है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा आ जाइए। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? NNPFC, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था, विलियम दिग्विज फिंडलेस राज, VKRV राव एंड RC देसाई। But their attempts to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent results. ठीक है, it was VKRV Rao whose estimates during the colonial period was considered very significant.
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। However, most studies revealed that during the first half of the 20th century, क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चन है, the country's growth rate of aggregate real GDP was only less than 2% per year and per capita real GDP was close to 0.5% per year। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। मोस्ट स्टडीज रिवील्ड, बहुत जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितने भी जो अध्ययन थे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी 1950s के आसपास, द कंट्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल जीडीपी वाज ओनली लेस देन 2%। ओके, एग्रीगेट रियल जीडीपी वाज ओनली, रियल जीडीपी मतलब कि नॉमिनल तो होगा मार्केट प्राइस पर, ठीक है, करंट ईयर के जो प्राइसेस हैं उस पर, और एग्रीगेट रियल जीडीपी क्या बेस ईयर पर वाज 2% पर ईयर एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी वाज क्लोज टू 0.5%। ये ध्यान देने की बात। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। नेशनल इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स रिसाइडिंग विद इन और आउटसाइड अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा नेशनल इनकम का है। पर कैपिटा इनकम, टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक पीरियड। टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब हमारे पास कुछ क्विज के क्वेश्चन है, तो क्विज का क्वेश्चन हम देखेंगे और आप 10 सेकेंड्स बस आपको मिलेंगे। अगर आप आंसर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो डिस्कस तो होगा ही होगा। चलिए चक दे इंडिया, चलिए चक दे इंडिया करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि आप देख ही रहे हैं। द नोटेबल इकोनॉमिस्ट whose estimates of India's per capita income during the colonial period were considered very significant। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि किसका जो अध्ययन था वो पर कैपिटा इनकम पर सबसे ज़्यादा मानक माना गया, ऑथेंटिक माना गया। कॉलोनियल पीरियड में इसका एस्टिमेशन किया गया था। किसका है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर क्या है? VKRV राव। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, बट मोस्ट स्टडीज फाउंड दैट इंडियाज नेशनल इनकम ग्रोथ इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा वाज, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, याद करें। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान दें, लेस देन 2% एंड क्लोज टू 0.5%, 0.5%। अभी आपने पढ़ा कि मोस्ट स्टडीज रिवील्ड दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी द कंट्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल जीडीपी वाज ओनली लेस देन 2% पर ईयर एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी वाज क्लोज टू 0.5% पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इंडिया, देखो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और कारण क्या है? रीजन भी है घबराने का। अगर आपने ठीक से रीडिंग नहीं किया है तो बिल्कुल घबराहट होनी चाहिए, लेकिन अगर किया है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इंडिया वॉज मोर ऑफ अ कंज्यूमर देन अ सप्लायर ऑफ मटेरियल फॉर फिनिश्ड गुड्स। असर्शन है। रीजन क्या रहता है? ब्रिटिश पॉलिसीज वर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अभी हमने इसको पढ़ा है और बिल्कुल सही आप जाएंगे, मुझे उम्मीद है। यस, सो इसमें दोनों सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। दोनों सही स्टेटमेंट है। पहली बात, इंडिया वॉज मोर ऑफ अ कंज्यूमर देन अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फिनिश्ड गुड्स। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, सप्लायर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो ये सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू। अब रीजन क्या दिया है कि ब्रिटिश पॉलिसीज वर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज वर
ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन की तरह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन का क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. Reason क्या है? Such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy, transforming the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. मतलब भारत की इकोनॉमी को डेवलप करने से ज़्यादा उनका फोकस क्या था? वो ब्रिटिश इकोनॉमी को प्रमोट करना। इसका रीजन दिया है, सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सही बात है। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। एंड कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस ऐसी जो पॉलिसी थी तो भारत की इकोनॉमी में फंडामेंटल चेंज लाया स्ट्रक्चर में, और भारत की इकोनॉमी को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट का कंज्यूमर बना दिया। अब इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बोथ assertion A and रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A, और मुझे बिल्कुल होशो हवास में यही आंसर सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से स्टेटमेंट 1 कहता है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड मेनी सिंसियर अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। हंसी आती है इसके ऑप्शन को देख। स्टेटमेंट 2 कहता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड मोस्ट स्टडीज डिड find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year. अब ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इस ऑप्शन दिए हुए हैं और आपका सही उत्तर है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। जो इसलिए हंसी आ रही थी ना, द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड मेनी सिंसियर अटेम्प्ट्स, बहुत जोरदार अटेम्प्ट किया भारत की अर्थव्यवस्था को नेशनल पर कैपिटा इनकम को अध्ययन करने का। बिल्कुल गलत बात है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। द ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड मोस्ट स्टडीज डिड फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल पर output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट in India were concerned with the protection and promotion of the economic interest of their home country. How did these policies affect the Indian economy? ये कहता है कि the economic policies pursued by colonial government in India were concerned with the protection and promotion of the economic interest of their home country. बिल्कुल सही है। How did these policies affect the Indian economy? अब इस पॉलिसीज का जो कि अंग्रेजों ने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपनाया था, उसका पर्पस ही था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर होम इंडस्ट्रीज, होम इकोनॉमी को प्रोटेक्शन करना था। तो उसका हाउ डिड दिस पॉलिसीज अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी, भारत पर को कैसे प्रभावित किया? तो इसका प्रभाव देखिए, लिखा हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, द कंट्री बिकेम कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब इसमें आपने जो पढ़ा है उसको आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इसका सही उत्तर है, इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, द कंट्री बिकेम कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये सी ऑप्शन सही। India's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़ लिया आपने, 2%। ओके, और कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, ये भी देख लेते हैं।
जब धमाका कर ही रहे हैं तो कर ही लें। What was the sole purpose of the British colonial rule in India? Sole purpose क्या था? The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं। Why is an understanding of the Indian economy before independence necessary? Okay. Why is an understanding of the Indian economy before independence necessary? क्यों जरूरी है? An understanding of the Indian economy before independence is necessary to know and appreciate the level of economic development achieved during the post-independence period. Okay. What was the main source of livelihood for most people during the British colonial rule? What was the main source of livelihood for most people during the British colonial rule? Agriculture was the main source of livelihood for most people during the British colonial rule. Name some notable economists who estimated India's per capita income during the colonial period. Dadabhai Naoroji, William Digvish Siraj, V.K. R.V. Rao, and R.C. Desai. They were the people. Next topic is conditions of agriculture under the British rule.